नमस्कार दोस्तों, हाल ही में अपने 77th रिपब्लिक डे मनाया। रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 जनवरी 1950 से भारत का संविधान अप्लाई हुआ था। ये संविधान बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 15 विमेन मेंबर्स थी। रेशियो बहुत कम है लेकिन कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा। आज हम उन 15 विमेन के बारे में कुछ चीजें जानेंगे, कुछ बातें करेंगे और ये समझेंगे कि ये जो 15 महिलाएं हैं, इन्होंने हमारे संविधान बनाने की प्रोसेस में किस तरीके से सहायता की और इनके बाकी फील्ड्स के अंदर क्या क्या कंट्रीब्यूशन है। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनी थी ना, तो जैसा कि आप शायद जानते ही होंगे, 1946 में कमेटी बनी थी। तो ये एक अनडिवाइडेड इंडिया के लिए बनी थी और इसका सिंबल कुछ इस प्रकार का था जिसमें एलिफेंट का प्रयोग किया गया था, हाथी का। अब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में विमेन की कॉम्पोजिशन की। तो अगर 15 विमेन है, 15 की 15 विमेन ने कुछ ना कुछ बहुत यूनिक अपने साथ कंट्रीब्यूशन लेकर आई। इनमें से 2 महिलाएं रिजाइन कर देती हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। क्यों करती हैं ये भी मैं आगे बताऊंगा। और स्पेसिफिकली स्पीकिंग वील गो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 15 की 15 महिलाओं के बारे में कुछ चीजें जानेंगे, उनके कंट्रीब्यूशन को समझेंगे। हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बना था और 299 मेंबर्स इसमें बच गए थे आफ्टर पार्टीशन। उसमें से 15 महिलाएं थी। मोस्टली अपर कास्ट थी, लिटरेट थी, लेकिन बहुत सारी या कुछ ऐसी महिलाएं थी जो डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड से या रूरल बैकग्राउंड से आई थी, ग्रास रूट वर्क के साथ जुड़ी थी और उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन हमारे संविधान में रहा है। एक एक करके हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में समझने की कोशिश करेंगे इन महिलाओं और उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में। देखिए, अम्मू स्वामीनाथन से स्टार्ट करते हैं। अम्मू स्वामीनाथन मद्रास से थी। मद्रास से उन्होंने हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर एक इतना इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया कि 1917 के अंदर बाकी महिलाओं के साथ मिलके, जैसे कमला देवी चट्टोपाध्याय, एनी बसंत और एम रेड्डी के साथ मिलके इन्होंने अड्यार मद्रास के अंदर बनाई एक संस्था जिसका नाम है विमेंस इंडिया एसोसिएशन। विमेंस इंडिया एसोसिएशन भारत के इंडिपेंडेंस से पहले की विमेन की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में से एक थी। इस एसोसिएशन का फोकस ये था कि चाइल्ड मैरिज या साउथ इंडिया के अंदर चलती हुई देवदासी प्रैक्टिस के खिलाफ मोर्चा निकाला जाए और तो और विमेन के वोटिंग राइट्स के बारे में भी, या विमेन को फ्रेंचाइज राइट्स मिलने चाहिए, वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए। इस पर्टिकुलर मुहिम के अंदर भी इसमें कंट्रीब्यूशन दिया गया और इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए कामकाजी महिलाओं के साथ साथ हाउसवाइफ्स को भी एनरोल करना शुरू किया, जिससे विमेन का जो फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर पार्टिसिपेशन था वो बढ़ा। और आप जानते ही होंगे, जैसा गांधीयन फेज में हुआ, महिलाओं का मेन स्ट्रीम फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेशन काफी बढ़ना शुरू होता है। उसके बाद केरल से आती हैं एन मैस्करीन। एन मैस्करीन ट्रेवनकोर से थी। ट्रेवनकोर एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, ठीक है, प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। तो वहां की जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी थी उसकी ये मेंबर थी। मैस्करीन जी इंडिपेंडेंस मूवमेंट के अंदर शामिल तो थी, लेकिन साथ ही साथ शी वाज आल्सो पार्ट ऑफ इंटीग्रेटिंग ट्रेवनकोर टू इंडिया, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स के पास, जैसा कि आपको पता ही होगा, ऑप्शंस थी, अपॉर्चुनिटी थी कि वो इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं या इंडिपेंडेंट रह सकते हैं या पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया और बाद में फिर इन्हें ट्रेवनकोर की स्टेट कांग्रेस का सेक्रेटरी भी नियुक्त किया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर पार्टिसिपेट करते वक्त इन्होंने एक ऐसी कमेटी का हिस्सा बनी जिन्होंने हिंदू कोड बिल के ऊपर भी चर्चा की। इंडिपेंडेंस के बाद ट्रेवनकोर कोचीन की लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव ये जीत जाती हैं, मतलब में ये इलेक्ट हो जाती हैं और कुछ समय के लिए ये मंत्री या मिनिस्टर का रोल भी वहां पे अदा करती हैं। 1951 में ये केरला की सबसे पहली वुमेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनती हैं, पहली लोकसभा में ये इलेक्ट होती है। तो इसी वजह से एन मैस्करेनिस का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है विमेन्स मूवमेंट के लिए भी और साथ ही साथ संविधान बनाने की प्रोसेस में भी। नेक्स्ट आते हैं बी से, बेगम एजाज रसूल या बेगम रसूल। बेगम रसूल का जो करियर था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। शी वॉज बेसिकली पार्ट ऑफ द मलेरकोटला रॉयल्टी। तो मलेरकोटला पंजाब के अंदर एक प्रिंसली स्टेट है, वहां पे बेसिकली इनका जन्म होता है, लेकिन बाद में इनका जो विवाह है वो लखनऊ की तरफ हो जाता है और इसलिए उत्तर प्रदेश की तरफ से, यूनाइटेड प्रोविंसेस की तरफ से ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आती है। इनका कंट्रीब्यूशन या योगदान मुस्लिम विमेन के अपलिफ्टमेंट में भी काफी है। क्यों? क्योंकि इन्होंने एजुकेशनल और सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ मुस्लिम्स के लिए भी काफी बात की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में
और तो और इनिशियली इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था, पर्सपेक्टिव था, वो पार्टीशन में कुछ पॉजिटिविटी देखा करता था कि मुस्लिम्स के लिए शायद पार्टीशन में कुछ बेनिफिट हो, लेकिन अल्टीमेटली she decides and she changes the stance and says that integration with India is the best thing that can happen for Muslim economic and educational development. आजादी के बाद ये राज्यसभा में इलेक्ट होती हैं और उत्तर प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्ट होती हैं और एक्टिवली ये विमेन हॉकी के अंदर पॉपुलराइज करने में मदद करती है इंडियन विमेन हॉकी फेडरेशन की प्रेसिडेंट बनके। तो ये बेगम एजाज रसूल, थर्ड woman of the Constituent Assembly. Fourth woman is a very, very important name, Dakshayani Velayudhan. Dakshayani Velayudhan was from कोचीन। तो कोचीन की लेजिस्लेटिव काउंसिल से आती हैं। ट्रैवनकोर, जैसा मैंने बताया था, एक प्रिंसली स्टेट था, उसके बाद कोचीन के प्रिंसली स्टेट से उसको मर्ज करके ट्रैवनकोर कोचीन बनाया गया और फिर उसके बाद केरल बन गया वो आफ्टर 1956 रीऑर्गेनाइजेशन। तो कोचीन लेजिस्लेटिव काउंसिल 1945 की में ये मेंबर बनती है। ये द ओनली दलित women elected in the Constituent Assembly बनती। तो 1946 में the only Dalit woman who became a member of the Constituent Assembly, and she was a follower of both Mahatma Gandhi and Ambedkar, which is saying a lot of things about her following. She advocated for moral safeguards rather than separate electorates for scheduled caste. So despite being from the scheduled caste community, she differed from Dr. Ambedkar in the view that you need a separate electorate for the Dalits. She was more about forcing laws against forced labor, that is bonded labor or begar, untouchability, and reservation of seats, especially in educational institutions, because educational empowerment was something that she also believed in. अब सेपरेट इलेक्टोरेट और रिजर्वेशन में फर्क है। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब है कि जो इलेक्ट होने वाली सीट है वो सीट भी रिजर्व्ड है फॉर शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, एंड जो वोटर्स होंगे उस सीट के लिए वो भी सिर्फ शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग ही वोट दे पाएंगे। सो सेपरेट इलेक्टोरेट्स इज समथिंग दैट वाज अपोज्ड बाय हर, बट रिजर्वेशंस के प्रति उनका एटीट्यूड यही था कि रिजर्वेशंस वर रिक्वायर्ड फॉर द शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी। सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी को क्रिटिक किया इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स के दौरान, और ये कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास लिमिटेड सेट ऑफ पावर्स होनी चाहिए। साथ ही साथ 1977 में जब ये दिल्ली में सेटल हो चुकी थी तो इन्होंने महिला जागृति परिषद भी एस्टैब्लिश किया जो एक विमेन्स राइट ऑर्गेनाइजेशन था। सो Dakshayani Velayudhan is a very, very important name and a very, very prominent name in the Constituent Assembly. नेक्स्ट नेम की तरफ चलो दुर्गाबाई देशमुख। दुर्गाबाई देशमुख का नाम काफी फेमस भी है ना, इनके नाम पे देयर इज एन अवार्ड एज वेल। और दुर्गाबाई देशमुख वाज बोर्न इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो वहां पे 12 साल की उम्र से ही ये फ्रीडम मूवमेंट के तरफ खींची चली आती हैं। शी इज participating in several rallies that are going on at that time, and 1942 में 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान स्कूल छोड़ के इंग्लिश की इंपोजिशन के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए ये उतर पड़ती हैं। 14 साल की उम्र में, 14 इयर्स की उम्र में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के काकीनाद सेशन में वॉलंटियर करती हैं। तो कांग्रेस के बहुत ही यंग टाइम से, मतलब काफी टाइम से ये कांग्रेस की मेंबर रहती हैं। 1930 में जब गांधी जी सॉल्ट मार्च करते हैं तो सॉल्ट सत्याग्रह के अंदर भी ये पार्टिसिपेट करती हैं। 2 बार इन्हें जेल भी जाना पड़ता है और जेल के दौरान ये अपनी अंग्रेजी की पढ़ाई पूरी करती हैं और मास्टर्स डिग्री करती हैं आंध्रा यूनिवर्सिटी से। मद्रास यूनिवर्सिटी से और आगे पढ़ाई करती हैं और लॉ भी प्रैक्टिस शुरू करती हैं। तो इसका मतलब है कि शी इज अ वेरी वेरी ब्राइट and a versatile woman who through self empowerment via education has gained a lot of prominence. Constituent Assembly से मद्रास को represent करती हैं। Constituent Assembly के अंदर लैंग्वेज की डिबेट्स के अंदर she promotes that हिंदुस्तानी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज जरूर बनाया जाए, लेकिन बाद में इनका स्टांस थोड़ा सा बदलता है जब इन्हें लगता है कि हिंदी इंपोजिशन
सदर्न इंडिया के स्टेट्स में हो रहा है, तो वो कहती हैं कि इस तरीके की नेशनल लैंग्वेज की शायद आपको जरूरत नहीं है। जुडिशरी के अंदर क्योंकि लॉ पढ़ा है, तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस के ऊपर भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में काफी पक्ष रखती हैं। 1936 के अंदर कुछ सालों पहले इन्होंने आंध्रा महिला सभा फॉर्म की थी, जो एजुकेशन और सोशल वेलफेयर का मेजर सेंटर बना मद्रास में। अब आप कहोगे सर मद्रास में क्यों बना? क्योंकि मद्रास का जो मद्रास का जो प्रोविंस था उस वक्त का, उसमें आंध्र प्रदेश भी आता था, आंध्र एरियाज भी आते थे एट दैट टाइम। ठीक है, नेक्स्ट वुमेन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली श्री हंसा मेहता जी। श्री हंसा मेहता गुजरात से थी, लेकिन बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्योंकि बॉम्बे गुजरात बेसिकली दे वर वन एंड द सेम थिंग, बॉम्बे प्रोविंस का ही हिस्सा थे। तो 1937 के बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शंस में ये जनरल कैटेगरी से लड़ती हैं, जबकि शी कुड हैव गॉट सीट फ्रॉम द रिजर्व्ड कैटेगरी फॉर वुमेन। समझ रहे हो, क्योंकि वुमेन के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स भी थे, वुमेन के लिए रिजर्व्ड भी थी सीटें, बट शी फॉट फ्रॉम द जनरल कैटेगरी, शी वन इट, है ना। और 1949 तक ये लेजिस्लेटिव काउंसिल की मेंबर रही, बॉम्बे की लेजिस्लेटिव काउंसिल की। मेहता केम फ्रॉम एन एफ्लुएंट फैमिली, अ रीजनेबली वेल डूइंग फैमिली, दैट इज व्हाई शी वाज एबल टू पार्टिसिपेट इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक All India Women's Conference, and which was established basically in 1927, and she became its president also in 1946. इन्होंने इंडियन विमेन का चार्टर ऑफ राइट्स और ड्यूटीज अलग से ड्राफ्ट करवाया और सिविल राइट्स फॉर वुमेन के लिए भी कैंपेन किया। 1946 में इन्हें यूनाइटेड नेशंस भी भेज दिया गया भारत की तरफ से। तो यूनाइटेड नेशंस की जो सब कमिटी थी ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, उसको इन्होंने उसमें मेंबरशिप ली, और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के लिए जो कमिटी बनी थी, एलेनोर रूजवेल्ट उसमें भी थी, शामिल थी, एलेनोर रूजवेल्ट द फर्स्ट लेडी ऑफ यूएस, तो उसके अंदर भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया। 1950 में ये पहली वाइस चांसलर बनी भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी की, एसएनडीटी यूनिवर्सिटी बॉम्बे में। तो अब अगर आप देखोगे कि इनका जो करियर रहा बहुत इलस्ट्रियस रहा, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। नेक्स्ट चलते हैं कमला चौधरी जी की तरफ। कमला चौधरी यूनाइटेड प्रोविंसेस की असेंबली की मेंबर थी, है ना, और 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चुन के आती हैं। फ्रीडम स्ट्रगल में ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं। 1930 में ये नेशनल कांग्रेस के साथ एसोसिएट होती है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान। ठीक है, कमला चौधरी जी जिन्होंने अपना करियर 1930 में कांग्रेस के साथ शुरू किया, उन्होंने गर्ल्स की एजुकेशन के लिए और विलेजेस और बैकवर्ड रीजन्स में खासतौर पे विमेन एजुकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट योगदान दिया। खादी विलेज इंडस्ट्रीज को उन्होंने प्रमोट किया बिकॉज शी वाज अ स्टॉन्च फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी जी। मेंबर ऑफ द प्रोविजनल पार्लियामेंट, जो टेम्पररी पार्लियामेंट बनी थी 47 से लेकर 52 तक, जब तक लोकसभा इलेक्शन नहीं हो गए आजाद भारत में, तब तक ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रही, और इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी बड़ी पोजीशंस पे रहती हैं। पहली लोकसभा 1962 में ये लोकसभा की मेंबर भी बनती हैं उत्तर प्रदेश के हापुड़ से। तो अब आप देख सकते हैं कि कुछ महिलाएं एजुकेशन के बैकग्राउंड, कुछ महिलाएं लॉ के बैकग्राउंड, कुछ महिलाएं पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आती हैं, डाइवर्स बैकग्राउंड से आपको महिलाएं देखने को मिल रही हैं। इसके बाद लीला रॉय एक विमेन पार्टिसिपेशन इन सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स के अंदर काफी समय से उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया था। 1923 में उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की जिसका नाम था दीपाली संघ। दीपाली संघ का फोकस ये था कि वो महिलाओं की एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट या ट्रेनिंग के लिए काम करेगा। इन्होंने बड़े लीडर्स को क्रिटिसाइज करने से पीछे नहीं हटी है। तो महात्मा गांधी को क्रिटिसाइज किया कि महिलाओं की सिर्फ लिमिटेड रोल्स में पार्टिसिपेशन एनविसेज करते हैं, महिलाओं को अभी भी वीकर सेक्स की तरह देखा जा रहा है इन द फ्रीडम स्ट्रगल। तो उस चीज को उन्होंने काफी क्रिटिसाइज किया। और तो और ये सुभाष चंद्र बोस जी से काफी इंस्पायर्ड थी, और इन्होंने श्री संघ नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर दी जो एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी। और लेटर ऑन जब सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक संस्था ज्वाइन फॉर्म की, ये उसकी भी मेंबर बनी। तो बेसिकली शी इज फ्रॉम अ रेवोल्यूशनरी बेंट ऑफ माइंड, मे नॉट बी इन्वॉल्व्ड इन एक्टिव रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज बट यस। तो आप देख सकते हो कि जो डाइवर्स बैकग्राउंड से लोग आ रहे हैं वो संविधान बनाने की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इवन फ्रॉम विद इन द विमेन। उनका कंट्रीब्यूशन तब आया जब हिस्ट्री ऑफ विमेन्स मूवमेंट इन बंगाल आता है, तो उस पर ये एक पेपर प्रेजेंट करती है कांग्रेस के अंदर, तब इन्हें कंट्रीब्यूशन
इनके कंट्रीब्यूशन का एहसास होता है। इन्होंने एक मैगजीन भी फॉर्म की थी, जयश्री मैगजीन। अब देखो पब्लिकेशंस जो है यूपीएससी प्रीलिम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, खास तौर पे मॉडर्न हिस्ट्री में तो पक्का ही पक्का पूछे जाते हैं। तो आप एक बार जरूर ये जो पीडीएफ है मैं शेयर करूंगा वो आप जरूर देख लीजिएगा एक बार। तो कंट्रीब्यूशन टू कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की अगर हम बात करते हैं तो लीला रॉय को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इलेक्ट किया गया था दिसंबर 9, 1946 के अंदर। लेकिन ये उन दो महिलाओं में से एक थी जिन्होंने रिजाइन कर दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, बिकॉज बंगाल का पार्टीशन यानी कि भारत का विभाजन या पार्टीशन को ये प्रोटेस्ट करना चाहती थी। इस वजह से शी रिजाइंड फ्रॉम हर पोस्ट जस्ट अ फ्यू मंथ्स लेटर। सो दिस वाज लीला रॉय, लेडीज एंड जेंटलमैन, बंगाल की तरफ से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेंबर। अब नेक्स्ट मेंबर की तरफ बढ़ते हैं, मालती चौधरी जी। मालती चौधरी फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान बहुत सारी एक्टिविटीज, फ्रीडम स्ट्रगल की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थी और 1921, 30, 36, 42 इन सभी years में she was imprisoned। 1933 में ये पहली बार कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करती हैं और इन्होंने अपने पति के साथ, हस्बैंड के साथ उत्कल कांग्रेस समाजवादी कर्मी संघ बनाया। उत्कल देश और उत्कल प्रदेश वाज द अदर नेम फॉर उड़ीसा। उड़ीसा के लिए दूसरा नेम है उत्कल प्रदेश। तो वहां पे इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई, ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की उड़ीसा ब्रांच को इन्होंने लीड किया। मालती चौधरी को उड़ीसा से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अपॉइंट किया गया, इलेक्ट किया गया, लेकिन इन्होंने भी रिजाइन कर दिया। इनका रेजिग्नेशन रीजन वाज डिफरेंट। इनका रीजन ऑफ रेजिग्नेशन वाज कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शायद मैं उतना बढ़िया कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरा रोल जो रहा है अभी तक वो ग्रास रूट्स पे जमीन से जुड़े लोगों के इश्यूज को डील करने, उनकी मदद करने में रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक हाई लेवल की बॉडी लग रही है मुझे लग रहा है कि ये जमीन से जुड़ा नहीं है, इसलिए मैं शायद अनफिट हूं इस टास्क के लिए। तो मैं दलित, ट्राइबल, चिल्ड्रन, फार्मर, इस कम्युनिटी के लिए ऑन द ग्रास रूट लेवल भी काम करना चाहती हूं, विच इज वंस अगेन एन सिंबल ऑफ ग्रेटनेस, क्योंकि अगर आपको बहुत बड़ी पोजीशन मिलती है, जगह मिलती है, उसको त्यागना बहुत आसान नहीं होता है। खैर, बाकी की महिलाओं के बारे में जानने से पहले एक थोड़ी सी रिमाइंडर मैं देना चाहूंगा हमारे प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के बारे में, जिसमें जीएस, सीसैट और टेस्ट सीरीज आपको कंबाइंड एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी। करंट अफेयर्स और स्टैटिक की जानकारी आपको लाइव क्लासेस के थ्रू और नोट्स के थ्रू मिलेगी, ताकि कंसाइज, प्रिसाइज और फोकस तरीके से आप प्रीलिम्स की तैयारी कर पाएं। 117 दिन के आसपास बचे हैं, तो आई थिंक यू शुड बी वेरी वेरी फोकस्ड एंड अवेयर अबाउट प्रीलिम्स 2026 राइट नाउ। नेक्स्ट महिला की तरफ बढ़ते हैं, पूर्णिमा बनर्जी की तरफ। पूर्णिमा बनर्जी ने महात्मा गांधी के इंडिविजुअल सत्याग्रह की कॉल और क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान पार्टिसिपेट किया। क्या आप मुझे बता सकते हो वो कौन सा समय था जब महात्मा गांधी जी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह करने के लिए बोला था? आफ्टर or before which event was Mahatma Gandhi talking about individual satyagrah, that big leaders must go on individual satyagrah? अच्छा, वापस आते हैं। डुअल मेंबरशिप थी इनकी, क्योंकि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस पार्टी के अंदर ही काम करती थी, इसलिए इसमें डुअल मेंबरशिप अलाउड थी। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस की ये मेंबर थी। और बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया था किसानों को और ट्रेड यूनियंस को मोबिलाइज करने के लिए फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल। पूर्णिमा बनर्जी उत्तर प्रदेश की तरफ से, यूनाइटेड प्रोविंसेस की तरफ से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेंबर बनी। प्रियम्बल के ऊपर जब डिबेट हो रही थी तो इन्होंने सॉवरेंटी की बात की और वी द पीपल ऑफ इंडिया को प्रियम्बल में पहली लाइन बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। इन्होंने प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले कानून के लिए काफी प्रोटेस्ट किया, दैट नो प्रिवेंटिव डिटेंशन शुड नॉट बी देयर। इस तरीके की प्रिवेंटिव डिटेंशन अलाउड नहीं होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए हमारे संविधान में आर्टिकल 22 में प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रावधान है, जिसके अंदर अगर सस्पिशन भी होता है कि फ्यूचर में कोई व्यक्ति, फ्यूचर में कोई इंडिविजुअल कोई ऑफेंस कमिट करेगा तो उसे जेल भेजा जा सकता है बिफोर द ऑफेंस हैविंग बीन कमिटेड। इन्होंने ये भी कहा कि राज्यसभा के लिए मिनिमम एज जो होनी चाहिए वो 35 नहीं 30 होनी चाहिए। और आप देख सकते हैं कि सुझाव को माना भी गया, क्योंकि राज्यसभा के लिए इलेक्शन के लिए एज क्या है? मिनिमम एज इज 30 ईयर्स। अर्लियर दे वर थिंकिंग, द असेंबली वाज थिंकिंग 35 ईयर्स हो जाए। फिर आते हैं राजकुमारी अमृत कौर जी की तरफ। राजकुमारी अमृत कौर कपूरथला के रॉयल फैमिली को बिलोंग करती थी। शी हैड गॉन अब्रॉड टू डू अ लॉट ऑफ एजुकेशन वर्क। तो एजुकेशन के लिए उन्होंने अपनी ऑक्सफोर्ड एजुकेशन को गिव अप किया, अपने बाहर की डिग्रीज को गिव अप किया और महात्मा गांधी जी के साथ नेशनल मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया, क्योंकि शी वाज मूव्ड बाय द गांधीयन आइडियल्स। इन्होंने ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस, मैंने इसकी बात पहले भी की थी, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस AIWC
ठीक है। एक और संस्था की हमने बात की थी, विमेन इंडिया एसोसिएशन, ये दोनों अलग है। विमेन इंडिया एसोसिएशन 1917 में फॉर्म हुई थी, ऑल इंडिया विमेन्स कॉन्फ्रेंस 1927 में फॉर्म हो रही है। तो इसको को फाउंड किया था, मतलब साथ में मिलके को फाउंड किया था राजकुमारी अमृत कौर जी ने। सॉल्ट सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया, क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, और सेंट्रल प्रोविंसेस सीपी बेरार से ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इलेक्ट हुई। की सब कमिटीज जैसे कि फंडामेंटल राइट्स की सब कमेटी, माइनॉरिटीज की सब कमेटी में ये मेंबर भी थी, और इन्होंने किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स होने चाहिए, जैसे आर्टिकल 17 इसकी बात की। इन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी सपोर्ट किया, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड वाज क्रूशियल स्पेशली फॉर वुमेन ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज, सेवरल कम्युनिटीज हु वर फेसिंग अ लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस एज फॉर द पर्सनल लॉज ऑफ रिलीजन इज कंसर्न्ड। राजकुमारी अमृत कौर का यह भी एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है कि वो भारत की पहली हेल्थ मिनिस्टर रही, 10 साल तक कैबिनेट मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर रही, और एम्स की एस्टैब्लिशमेंट में भी इनका अहम योगदान माना जाता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट महिला की, नेक्स्ट महिला इसमें है रेणुका रे। रेणुका रे ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की लीगल सेक्रेटरी। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारी महिलाएं पहले से ही नेशनल मूवमेंट के साथ हाईली एसोसिएटेड थी। 1934 में इन्होंने एक किताब लिखी, इस किताब का नाम था, या एक वर्क किया इन्होंने, एक पेपर बनाया, लीगल डिसेबिलिटीज ऑफ वुमेन इन इंडिया, अ प्ली फॉर अ कमीशन ऑफ इंक्वायरी। सो शी वांटेड दैट भारत में जिस भी प्रकार की डिसएडवांटेजेस महिलाओं को फेस करने पड़ते हैं, खास तौर पे लीगली, कानूनन तौर पे, तो उसके लिए एक कमिटी फॉर इंक्वायरी बननी चाहिए। इन्होंने अपने काम के दौरान थ्योरी के अलावा प्रैक्टिकली बहुत सारी ऐसी महिलाओं की मदद करने की कोशिश की जो विमेन ट्रैफिकिंग का शिकार थी, और फीमेल लेबरर्स के वर्किंग कंडीशंस को लेकर भी इन्होंने कैंपेन किया। दैट इज वाई शी इज बीन कंसिडर्ड एज अ चैंपियन ऑफ जेंडर इक्वालिटी। अगर हम बात करें नेक्स्ट मेंबर की, इनका नाम बहुत से लोगों को पता होता है, श्रीमती सरोजनी नायडू जी। सरोजनी नायडू ने बहुत सारी लिटरेचर भी लिखी है, जैसे सॉन्ग्स, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, बर्ड्स ऑफ टाइम, ब्रोकन विंग एंड फेदर ऑफ डॉन। इन्होंने महात्मा गांधी की एक बायोग्राफी भी लिखी, हिज लाइफ राइटिंग्स एंड स्पीचेस एंड वर्ड्स ऑफ फ्रीडम, आइडियाज ऑफ अ नेशन। तो सरोजनी नायडू, शी वॉज a writer, she was a very vibrant and a active member of the Indian National Congress, even the top leadership. तो सरोजनी नायडू ने भारत के फ्रीडम स्ट्रगल को ज्वाइन किया आफ्टर कंप्लीटिंग अ स्टडीज फ्रॉम अब्रॉड, किंग्स कॉलेज लंदन से, और वहां से वापस आके उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले जी के साथ, रविंद्रनाथ टैगोर जी के साथ, जवाहरलाल नेहरू, एनी बसंत के साथ कंट्रीब्यूशन दिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1925 में अपना पहला महिला वुमेन प्रेसिडेंट मिला, ऑल्दो इससे पहले एनी बसंत थी, बट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट पहली यहां पे आपको देखने को मिलते हैं। She also participated in non-cooperation movement, home rule movement, salt satyagraha, you name the movement, she was part of it. And इन्होंने इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के दौरान विडो की जो कंडीशंस है उसके रिफॉर्म्स के लिए बोला। ऑल इंडिया वुमेन्स डेप्यूटेशन जो एडवर्ड मोंटैगू के पास गया था टू आस्क फॉर विमेन सफरेज, उनको इन्होंने लीड किया था। विमेन सफरेज मींस महिलाओं को वोटिंग राइट्स मिले। इन्होंने विमेन्स इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी अलोंग विद एनी बसंत, एनी बसंत के साथ मिलकर WIA की स्थापना की थी 1916 या 17 के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के अंदर ये बिहार से भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेंबर बनी, और नेशनल फ्लैग की डिबेट्स में इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट योगदान दिया। ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला गवर्नर, इनफैक्ट फर्स्ट वुमेन गवर्नर उत्तर प्रदेश की बनती हैं। 47 से लेकर 49 तक शी बिकम्स द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश एज वेल। सुचेता कृपलानी जी, नेक्स्ट नेम इज सुचेता कृपलानी, अंबाला हरियाणा में पैदा हुई। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हमारे क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर, क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर, क्योंकि बड़े बड़े लीडर्स जब अरेस्ट हुए उस दौरान शी वॉज ऑल्सो द वंस अमंग्स दोज हु वर अरेस्टेड, और महात्मा गांधी के साथ क्लोजली इन्होंने काम किया इन द riot hit areas during the partition. She had participated in the meetings that Mahatma Gandhi took. As one of the few members who was elected to the assembly, she was the first woman chief. She also became later on the first woman chief minister of Uttar Pradesh, और फंडामेंटल राइट्स की सब कमेटी की ये मेंबर रही। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जब पॉइंट टू नोटिस, ऑल इंडिया महिला कांग्रेस, ऑल इंडिया महिला कांग्रेस 1940 में इस संस्था की स्थापना होती है, और इस
संस्था की फाउंडर हैं सुचेता कृपलानी जी. You have to remember this fact can be asked. Vijay Lakshmi Pandit, many of you might know, she was the sister of Jawaharlal Nehru, daughter of Motilal Nehru. और इन्होंने भी अपने परिवार के साथ फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर पार्टिसिपेट किया. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश से ये आती हैं, उत्तर प्रदेश से इलेक्ट होके आती हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बाद भी इनका इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि भारत की तरफ से इन्हें सोवियत यूनियन, यूएसए, मेक्सिको, आयरलैंड, स्पेन के तरफ एम्बेसडर के तौर पे भेजा गया, और इंडियन डेलीगेशन टू द यूनाइटेड नेशंस का ये हेड भी किया इन्होंने. यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट का रोल भी इन्होंने निभाया, फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ यूएनजीए, और बाद में आके लेटर ऑन इन हर लाइफ इन्हें महाराष्ट्र का गवर्नर भी बनाया गया. ठीक है. तो शी हैड अ वेरी इलस्ट्रियस पॉलिटिकल करियर एंड शी वाज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. इन्होंने भी कुछ किताबें लिखी हैं, विजय लक्ष्मी पंडित जी ने, सो आई बिकेम अ मिनिस्टर, प्रेजेंट डेज, और स्कोप ऑफ हैप्पीनेस अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है. अब अगर आप देखोगे इन सभी महिलाओं को रिवाइज कर लो. विजय लक्ष्मी पंडित जी, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, रेणुका रे, राजकुमारी अमृत कौर, पूर्णिमा बनर्जी, मालती चौधरी, लीला रॉय, कमला चौधरी, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, दक्षायनी वेलयुधन, बेगम रसूल, एन मैस्करेन और अम्मू स्वामीनाथन. 15 women who contributed immensely to the freedom struggle. Also, the contribution in the making of the constitution was big. तो इस चीज को, इस लेक्चर को आप ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा, है ना. और पीडीएफ कैसे डाउनलोड करनी है, आई विल टेल इन द कमेंट सेक्शन. मैं कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताऊंगा. थैंक यू, धन्यवाद, एंड आई होप आपको कुछ सीखने को मिला हो.